नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग डेली डेली एक वीडियो में 25 क्वेश्चन यहाँ से साइंस के डेली हम लोग तैयार करते हैं यहाँ से। तो आइए आज भी हम लोग आगे के क्वेश्चन 25 आगे करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, यही आपका होता है विभज्योतक ऊतक। आपका आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे ये डैश लगा है, यहाँ पे क्या भरना है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा मेरिस्मेटिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है वो दो कौन से प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन ये चार रहे सामने। तो इसमें जो पादप ऊतक होते हैं यह आपका विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक यह आपके होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके हम लोग आईएमपी पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। आईएमपी पॉइंट, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से डेफिनेशन ऑफ यहाँ से ऊतक के आप देख सकते हैं यहाँ से। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा विभज्योतक ऊतक और सेकंड आपका हो जाएगा स्थायी ऊतक। जिन ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभज्योतक ऊतक कहते हैं और ये मुख्य रूप से पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह हैं जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। इनके द्वारा ही पौधों को यांत्रिक अवलंबन मिलता है। ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, कहीं नोट डाउन भी कर लेने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि एक स्थायी ऊतक का उदाहरण है। तो वही आपका हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आईएमपी पॉइंट है कि स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं और जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। तो जटिल ऊतक और स्थायी ऊतक की यहाँ से हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों को मिल गई है। तो ये नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो अब आपको इन चार ऑप्शन में बताना है कि जाइलम का यहाँ पे प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि ट्रेकिड्स, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे पूछा गया प्रकार नहीं है तो ये आपका ये हो जाएगा। और सिव ट्यूब, तो यही नहीं है आपका एक प्रकार। और ऑप्शन सी जाइलम फाइबर्स, ये भी हो जाएगा। और ऑप्शन डी नलिकाएं, ये भी हो जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन वी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे। तो जाइलम एक प्रकार का संवहन ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य जल और खनिजों का अवशोषण कर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना होता है। तो यह आपका हो जाएगा जाइलम का कार्य। इसमें चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली आपकी हो जाएगी वाहिकाएं, सेकंड आपकी हो जाएगी वाहिकाएं, पहली आपकी हो जाएगी वाहिनिकाएं हो जाएगी यहाँ से पहली, सेकंड वाहिकाएं और थर्ड आपकी हो जाएगी जाइलम
मृदूतक और फोर्थ आपकी हो जाएगी जाइलम तंतु। तो ये 4 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं जाइलम की, और इनमें से सिव ट्यूब भिन्न है। यह जो दारू में पाया जाता है तो यह आपका होता है सिव ट्यूब। और दारू का प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे दारू जो पीने वाली मदिरा होती है उसे मत समझना। यहाँ से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है क्या हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आप जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्त ऐसा मत किया करें। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो भी लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ से 2018 में और 2018 से पिछले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के और अभी तक के, वहाँ से हम लोग यहाँ से सीधा क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं। और रेलवे हमेशा क्वेश्चन अपने रिपीट करती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोएम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। तो पौधों में 2 प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से एक जाइलम है और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। जाइलम ऊतक का मूल कार्य जड़ से तने एवं पत्तियों तक पानी और एवं पोषक तत्वों, खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करता है। तो यह कार्य होता है आपका जाइलम का। और जबकि फ्लोएम ऊतक यह पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों यानी पत्तियों में तैयार सामग्री शर्करा को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो यही आपका कार्य होता है आपके फ्लोएम का, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, दृढ़ ऊतक किससे बना है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे बताना कि दृढ़ ऊतक किससे बना होता है। तो यह आपके निर्जीव कोशिका से बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएमपी पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। तो दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। यह ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो पेड़ रेशेदार होते हैं उनमें यह दृढ़ ऊतक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा जिसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मोमी परत होती है? तो यहाँ पे बताना है कि एक जो मोटी मोमी परत होती है उसका नाम क्या होता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके के, रेलवे जो कि टीसीएस एक कंपनी है, जो टीसीएस कंपनी है यही कंडक्ट रेलवे के एग्ज़ाम कराती है। तो यह क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा पूछती है, तो यह आपको याद रखना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट करती है टीसीएस, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर इसके करेक्ट आंसर की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन वी क्यूटिन, इसका राइट हो जाएगा आंसर। आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। तो रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में क्यूटिन की एक मोटी परत मोम जैसी परत होती है जो बाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। तो आपका यह हो जाएगा क्यूटिन का कार्य जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करना और पौधे के बाहरी आवरण को ढकना, यह आपके क्यूटिन का कार्य होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिया करें आप कि क्यूटिन यहाँ पे लगाया डैश लगा के कि क्यूटिन का कार्य होता है बाहरी आवरण को ढकना, सेकेंड पॉइंट जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करना। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन रेलवे बना लेती है, तो इस तरह आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, वृक्षों के सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों के सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संवहनी ऊतक, ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वृक्षों में सामग्री के परिवहन में जो सहायक ऊतक होता है वह संवहनी ऊतक होता है। आइए आईएमपी पॉइंट देखते हैं इसके। तो पादप ऊतक में स्थायी ऊतक के दो भाग होते हैं। पहला होता है सरल ऊतक और सेकंड आपका होता है जटिल ऊतक, जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन का निर्माण करना एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना, तथा जटिल ऊतक का कार्य होता है कि जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें संवहन ऊतक कहते हैं या जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इनका कार्य जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य अंगों में संवहन करना होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत यह आपकी होती है वल्कल, तो इसे हम लोग वल्कल बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट इसका हो जाएगा। आईएमपी पॉइंट देखते हैं इसके क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। तो वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल की आरक्षी परत होती है, आरक्षी नहीं संरक्षी परत होती है, सैंप या रस कैम्बियम परत तथा अंतः काष्ठ के बीच में होता है। और आप यह चित्र यहाँ पे दे रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं कि फिथ वृक्ष का केंद्र होता है जिस पर वृक्ष का भोजन संग्रहित होता है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं फिथ कहाँ पे है, ये आपका जो भाग है ये आपका होता है फिथ, और यहीं पे आपका भोजन संग्रहित होता है किसका, वृक्ष का। तो ये जो भाग देख सकते हैं यहाँ से, ये जो दे रखे हैं इनको आप चाहें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ से एक नई यूनिट हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, वो हो जाएगी जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ से बहुत बहुत क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे साइंस पुटअप होती है और नहीं भी होती है, यहाँ से क्वेश्चन जीके में पुटअप होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट यह यूनिट हो जाएगी। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो यहाँ से देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो यह आपका होता है पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जीके में भी भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह यूनिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके पढ़नी है। चलिए बढ़ते हैं इसके आईएमपी पॉइंट की तरफ। क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडन कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम, इससे स्टार्ट आउट के लिखना है कि यह आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। तो यह कौन सा, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है यह आपके जठर रस होता है इसमें पाया जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? यह आमाशय से निकलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3 पॉइंट आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल गए इसके आईएमपी पॉइंट से। तो इस तरह आपको यह नोट डाउन कहीं कर लेने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यही आपका एंजाइम भी हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। आईएमपी पॉइंट देखते हैं इसके क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। पेप्सिन एंजाइम को पाचन
क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है आपका HCl, की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये भी स्टार डाल के पॉइंट लिखना है कि पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करना। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो यहाँ से आपको बताना कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो DNA होता है, यही जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है। तो इसमें आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। IMP पॉइंट देखते हैं। तो IMP पॉइंट आपके हो जाएंगे कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत DNA है और डीऑक्सीराइबोस एसिड, जो कि DNA का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यह आपका DNA का फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है, जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो ये आपको ये फुल फॉर्म आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो ये 4 ऑप्शन में बताना है कि क्या वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो यही आपका जो पित्त लवण होता है, यही आपका सहायक होता है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा एंजाइम है कि जो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो यही आपका होता है एमाइलेज एंजाइम। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। IMP पॉइंट देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएंगे IMP पॉइंट। तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। तो ये स्टार डाल के पॉइंट लिखना है कि जो मानव लार होती है, यानी हम लोगों की जो लार होती है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यह एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो इसको स्टार डाल के लिखना है। और यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा प्रोटीन पाचक एंजाइम। जो पेप्सिन एंजाइम होता है, यह प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम, यह वसा पाचक एंजाइम हो जाएगा आपका। और यहाँ से ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण अग्न्याशय द्वारा होता है। यह भी प्रोटीन का पाचक एंजाइम हो जाएगा। तो ये एंजाइम आपको स्टार डाल के लिख लेने हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम किसमें उपस्थित होता है। तो यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा जिम्मेदार एंजाइम है जो जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यह आपका हो जाएगा आंत्र रस आपका होता है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। IMP पॉइंट देखते हैं यहाँ से, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्र रस में उपस्थित होता है। अंततः प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्लों में तथा वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन यानी ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। तो नीले और काले,
तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो दे रखा है आयोडीन, आलू का रस, नीला काला हो जाना, यानी ये जो भाग है ये जो नीला काला हो रहा है, तो यही आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। तो आइए हम लोग यहाँ से इसके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो यह आपका एकदम गलत हो जाएगा। आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलाने पर नीली काली हो जाती है, यह भी आपकी गलत हो जाएगी। आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, यह भी आपका गलत दे रखा है। आलू के रस में स्टार्च होता है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो यह आपका ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2022 में ये क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के आईएमपी पॉइंट भी देख लेते हैं कि आलू में मुख्य रूप से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या स्टार्च बोल दें या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, एक ही बात है। खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो यह स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग में बदल देता है। तो यह आपको पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह आपका हो जाएगा, हम लोग क्लास 6 के यहाँ से ये ग्लूकोज का जो फार्मूला है इनको हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसका आईएमपी पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह जल में घुलनशील होता है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न देखते हैं, क्या हो जाएगा। प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होता है। तो यह आपका होता है आत्र रस, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है। यहाँ से आईएमपी पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट। प्रोटीनों के अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आत्र रस में उपस्थित होते हैं। आत्र रस में विभिन्न एंजाइम जैसे आपके हो जाएंगे लैक्टेज, इरेप्सिन और एमाइलेज पाए जाते हैं। यह हल्के पीले रंग के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो केसीन प्रोटीन यह आपके जो दूध होता है उसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है। आइए इसके हम लोग आईएमपी पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है और दूध का सफ़ेद रंग जो है केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार डाल के लिख लेना है कि दूध में जो सफ़ेद कलर होता है यह आपके प्रोटीन केसीन प्रोटीन की उपस्थिति कारण होता है, और जबकि गाय का दूध हल्का पीला होता है यह आपके बीटा कैरोटीन की उपस्थिति कारण होता है। तो यह भी आपको पॉइंट स्टार डाल के नोट कर लेना है। तो गाय का दूध यह कैरोटीन के कारण और सफ़ेद दूध यानी भैंस का यह आपके कैसीन के कारण सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा,
मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपके कैलोरी नामक मापक इकाई का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। तो कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग है और इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा जैविक उत्प्रेरक। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंजाइम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिन्हें बोलते हैं विल्हेम कुहने द्वारा किया गया था। तो इनको आपको कहीं स्टार डाल के नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो ये इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट या क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लेना है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है। तो यह आपके फ्रैक्टोस नामक जो शर्करा होती है यही उत्तरदायी होती है। आईएमपी पॉइंट देखते हैं इसके। फ्रक्टोस या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी होती है। माल्टोज माल्ट द्रवों, अनाजों, चावल आदि में, सुक्रोज गन्ने में तथा लैक्टोज दूध में पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों पर आधार बनाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट। जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख है। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात प्रसाधन सामग्री और विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व है और सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीवों तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो यहाँ पे बताना है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व होता है वह आपका होता है कार्बन। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन यहाँ से। तो सबसे पहले इसके आईएमपी पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट यहाँ से। तो पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला हो जाएगा बृहद पोषक। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। सूक्ष्म पोषक में इसमें मैग्नीज, तांबा और मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकिल सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह आपको ये नोट डाउन कर लेना है। तो आज का कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से 25 हो जाएंगे हमारे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह डेली 25 क्वेश्चन और जैसे जैसे हम लोग एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचेंगे क्वेश्चनों की संख्या यही हम लोग
बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।